जो सच सबसे बड़ी कैजुअलिटी बना है कि आम आदमी सच की तलाश में आखिर कहाँ निकले और कहाँ जाए। पौने 500 के करीब हमारे पास देश भर में सभी भाषाओं के चैनल हैं। इनमें से 4 को छोड़ के सब घाटे में, सब सरकार के विज्ञापनों पर सरवाइव कर रहे हैं। और वो जो 4 हैं उनका भी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ही दे रही है। ये दर्शक मैं चाहूंगी कि नोट्स बना लें जब शीतल जी बोल रहे हैं ये खबरें और ये तथ्य। मैंने कहा कि आपको एक फैक्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है जहां तथ्य नहीं है, तथ्य रहित। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो बता रहे हैं शीतल जी उसे लिखिए। उसके बाद अब जो आया है जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, मेटा और गूगल। अगर दोनों के एग्जीक्यूटिव्स को सरकार का वो डिपार्टमेंट INT वाला बुला ले, उसकी जरूरत नहीं, वो सब वही है, तो वो सारा ये जो भी उनका खत्म हो जाएगा सब। खत्म है। तो शीतल जी आप ऐसी बात बता रहे हैं मुझे कि ऐसा लगता है कि मैं रोज तैयार होके साड़ी पहन के मेकअप करके एक आईने से बातचीत करती हूँ। बिल्कुल। आप जो करती हो मैं देख लेता हूँ, मैं जो करता हूँ आप देख लेती है, या हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे को देख लेते हैं, उसी में कुछ लोगों को कुछ ज्यादा लोग देख लेते हैं। जो ये मुख्य धारा का मीडिया है, 5 स्टार एंकर्स हैं, करोड़ों रुपए के इनके पैकेजेस हैं, इनमें इतने मंद बुद्धि लोग हैं कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से कई एंकर्स तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि भारत में राज्य कितने हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में नक्शे पे ये बता सके कि कौन सी जगह कहाँ है। उन लोगों को सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिल रहे हैं। एंकरों का उपयोग है दरअसल, या जो भी हो, जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत से लोग बहुत सामान्य ज्ञान में भी बहुत पीछे हैं वो सब, लेकिन उस ज्ञान में वो बड़े प्रवीण हैं जो सरकार को चाहिए। जो आपने कहा कि उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम बाइनरी पैदा करना, उससे रिलेटेड चीजों को करना, जो निर्देश आते हैं उनका अक्षरशः पालन करना, उन्हीं पर शाम की बहस करना, उन्हीं पे ट्वीट करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, इसके लिए वो बिल्कुल डिवोटेड लोग हैं कि अब सत्ता विरोधी कोई रह नहीं सकता, उसके पास नौकरी नहीं होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो YouTube वगैरह पर हैं, ये वो लोग हैं जो मेरिटोरियस थे हैं, और वो इस दूसरे माध्यमों में अपने को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं, उनको नौकरी मिल नहीं सकती, उनको कोई नौकरी देने का रिस्क नहीं ले सकता। और उस टैंकर का भी आप जिक्र करेंगे जिन्होंने मोदी बोल दिया था तो चैनल से निकाल दिया गया। अनेक घटनाएं हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2026 में बहुत सारे अवसर, लेकिन उससे ज्यादा चुनौतियां भारत के लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, आम आदमी के सच जानने के अधिकार के लिए। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि मीडिया का जो एक बड़ा हिस्सा, या मैं कहूंगी कमोबेश लगभग तमाम मीडिया, पिछले 11 साल में जो हमारे लोकतंत्र की गत हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान, तथाकथित योगदान भारत की मीडिया का है। क्या हम इसी स्पेस में जीते रहेंगे, या फिर ऑल्टरनेट मीडिया जिसे हम कहते हैं वैकल्पिक मीडिया, जिसका मैं भी एक बड़ा हिस्सा हूं, उस वैकल्पिक मीडिया से जो उम्मीदें लोगों ने बांधी थी, क्या वो उम्मीदें पिछले कई सालों में पूरी हो रही हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, शीतल पी सिंह। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीतल जी, आप एक जमाने से मीडिया में रहे हैं, मीडिया को बनाने और बिगाड़ने वाले लोगों में आप शामिल हैं। मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि इस साल को भी शायद इस तरह से जाना जाएगा कि अगर सबसे बड़ी जो ट्रेजेडीज हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सच एक बड़ी कैजुअलिटी बन गया है। आम आदमी, चाहे वो बिग मीडिया का स्पेस हम देखें, वैकल्पिक मीडिया में भी एक तरह का बहुत अच्छा नहीं लगेगा बहुत सारे लोगों को, और कहते हैं कि इसकी आलोचना नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे जो स्पेस है और जो बाकी डिजिटल मीडिया में जो स्पेस है, उस पर मैं आऊंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों से मैं ये वादा कर रही हूँ, जो सच सबसे बड़ी कैजुअलिटी बना है कि आम आदमी सच की तलाश में आखिर कहाँ निकले और कहाँ जाए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरे एक साल में, पिछले 25 का जो ये पूरा साल गुजरा, मीडिया को लेकर आपकी क्या सोच रही? देखिए, भारत में मीडिया अब लगभग नहीं बचा है। बहुत जरा सा स्पेस है, जिस बहुत ही जरा सा, वो उसको कैसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही जरा सा है, वो दशमलव में भी कहा जाएगा नहीं कह सकते। तो उसकी वजह है कि जो हमारा लीडर है मीडिया का, वो टेलीविजन है अभी तक। अब खिसक रही है, उसके हाथ से पारी निकल गई है, पिछले साल निकल गई है एक्चुअली, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है। लेकिन ये दोनों माध्यम जो है, और सबसे पहले तो जो बाद में आया उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले टेलीविजन। पौने 500 के करीब हमारे पास देश भर में सभी भाषाओं के चैनल हैं। इनमें से 4 को छोड़ के सब घाटे में हैं।
सब सरकार के विज्ञापनों पर सरवाइव कर रहे हैं, और वो जो 4 हैं उनका भी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ही दे रही है। ये दर्शक मैं चाहूंगी कि हाँ। नोट्स बना लें जब शीतल जी बोल रहे हैं ये खबरें और ये तथ्य। मैंने कहा कि आपको एक फैक्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश हो रही है जहां तथ्य नहीं है, तथ्य रहित। जी। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो बता रहे हैं शीतल जी उसे लिखिए। तो ये इस वजह से इस मीडिया में तो रीड होने का प्रश्न नहीं है, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसको जो इसलिए ये 450 रह गया। जब हम लोग आजाद देश में पहले 3-4 दशक थे तो हमारे पास 10 लाख अखबार थे करीब, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट अखबार निकल जाते थे। फिर कलर्ड प्रेस आया तो वो घट के 1,40,000 रह गए, क्योंकि वो कॉस्ट थी, उसमें कॉस्ट इनकर थी, तो वही लोग कर पाए जिनके पास पैसे थे। बड़े ग्रुप्स बनना शुरू हो गए थे, वो ग्रुप बड़े होना शुरू हो गए थे। उसके बाद टेलीविजन आया, अब वो हमने बताया सारे विकास में लास्ट में वो 450 ही है। इसके बाद अब जो आया है जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, मेटा और गूगल। अगर दोनों के एग्जीक्यूटिव्स को सरकार का वो डिपार्टमेंट आईएनटी वाला बुला ले, उसकी जरूरत नहीं, वो सब वही है, तो वो तो सारा ये जो भी उनका खत्म हो जाएगा सब। खत्म है। हम और आप जो बात कर रहे हैं, या हम आप जैसे जो बात कर रहे हैं, हम लोगों को उसने सेग्रीगेट कर दिया है। हमारी रीच उसी हिस्से में जा रही है जिस हिस्से में इस तरह के सोचने विचारने वाले लोग हैं। हम एक समाज के बहुत बड़े हिस्से से काटे हुए हैं, हमें गलतफहमी है। सिर्फ हमारे कुछ नंबर्स हैं जिसमें कुछ हमें रेवेन्यू मिल जाता है, या हम उसकी वजह से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इश्यूज को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, तो हम झूठे ख्याल में हैं। या नीतियों को प्रभावित कर पा रहे हैं। संभव ही नहीं है, है जगह ही तो नहीं है। आप ये तो कह रहे सिर्फ हैं वो जो हिस्सा मैं बता रहा था कि जो बहुत छोटा सा हिस्सा वो बचा है, जो इंटरनेट पे अपने ऐप के साथ आया हुआ है और इन पर सब पर निर्भर नहीं है, सब्सक्रिप्शन पे आ रहा है, कह रहा हमारे ऐप पे आओ। लेकिन उसमें भी जो बड़ा हिस्सा है वो टाइम्स वगैरह बड़े ग्रुप्स के पास है, जो बहुत बड़ा हिस्सा, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा। बहुत छोटा सा हिस्सा जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव वगैरह ये सब 2-4 न्यूज लॉन्ड्री वॉन्ड्री करते हैं, सत्य हिंदी कोशिश कर रहा है ऐप बना के, उसका भी बहुत छोटी रीच है। तो अपनी बात खुले में इंटरनेट पे डालने के लिए आपका अपना माध्यम होना चाहिए। चाइना वगैरह में ये है, वो गूगल पे निर्भर नहीं है, वो फेसबुक पे निर्भर नहीं है, वो ट्विटर पे, उनके अपने फेसबुक ट्विटर वगैरह है। तो ये और बात है कि वहां अलग तरह की ऑटोक्रेसी बोलने है, की आजादी हाँ बहुत नहीं कम है। है। लेकिन जो भी उनके पास फ्रेम है वो इंडिपेंडेंट है उस लेवल पर। अपना है उनका। हाँ, वो सर्वर यूएस में नहीं बैठा हुआ अमेरिका है, से चलने वाली कंपनियों और से। उसका हाँ। सीईओ दिल्ली में नहीं बैठा हुआ है कि उसको सरकार पकड़ के कान कर ले। उनकी सरकार पकड़ती, वो अलग चीज तो शीतल जी आप ऐसी बात बता रहे हैं मुझे कि ऐसा लगता है कि मैं रोज तैयार होके साड़ी पहन के मेकअप करके एक आईने से बातचीत करती हूँ। बिल्कुल। आप जो करती हो मैं देख लेता हूं, मैं जो करता हूं आप देख लेती है, या हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे को देख लेते हैं, उसी में कुछ लोगों को कुछ ज्यादा लोग देख लेते हैं। फिर एक बहुत बड़ी बेचैन आबादी हमारी पॉलिटिक्स ने पैदा कर दी है, जो करीब 20% अल्पसंख्यक है इस देश में। सभी तरह के, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, अन्य हो, ये सब जो मिलजुल के हैं, ये डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। ये बेचारे इन सबको चलाने की, हमारे अब आप देखो उसमें कमेंट्स वगैरह में ज्यादातर ये तकलीफ दे आवाम है जो हमें सरवाइव करा रहा है। मैं शीतल जी वैकल्पिक जी मीडिया पे मैं जरूर बातचीत करूंगी और दर्शकों से माफी चाहती हूँ, मेरा गला खराब है। बाहर आप देख रहे हैं प्रदूषण की जो हालत है, जी चर्चा जरूर वंदे मातरम पे हो रही है संसद में, जी लेकिन आपके पत्रकार भी जाहिर है हम आप लोगों में से ही हैं और इस जी खराब गले के बावजूद भी यहाँ आपसे बातचीत कर रही हूँ। माफी चाहती हूँ दर्शकों से, जी लेकिन मैं आती हूँ वैकल्पिक मीडिया पे, उस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। जी जी पहले मुझे ये समझ लेने दीजिए कि जी। जो ये मुख्य धारा का मीडिया है, हम्म 5 स्टार एंकर्स हैं, हम्म करोड़ों रुपए के इनके पैकेजेस हैं, हम्म इनमें इतने मंद बुद्धि लोग हैं कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से कई एंकर्स तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि भारत में राज्य कितने हैं, हम्म भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में नक्शे पे ये बता सके कि कौन सी जगह कहाँ है। उन लोगों को सिर्फ नफरत फैलाने के लिए करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल में इस पूरी जो एम्पायर है मीडिया का, जो मोदी जी को सपोर्ट करता है, मोदी जी के जो कारोबारी दोस्त हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनके जरिए चलाए जाते हैं। और आपने कहा सरकारी एड से ही सारे चैनल चल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है, एडवर्टाइजर है, वो सरकार है सरकार। भारत की इन तमाम चैनलों का। लेकिन
सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि इतनी भारी चुनौती मिल रही है इन लोगों को, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी को अब ये विश्वास नहीं है कि ये लोग उतनी नफ़रत फैला पा रहे हैं, उतना डिविज़न हमारी सोसाइटी में पैदा कर पा रहे हैं जितना कि उनको चाहिए। इसलिए आप ये देखिए कि अब तमाम जो मंत्रीगण हैं हमारे चैनलों पे भी चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स को जो है बाकायदा अपने पैनल पे एनरोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े स्केल पर अब अंबानी जी फ़िल्में बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एंकरों को सीधी चुनौती है? देखिए, उनका जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है और उसकी सफलताएँ हमारे सामने हैं। लेकिन अभी भी वो 38-40% है। अभी इस देश में 60% लोग जो हैं, बिखरे हुए हैं। वो सब मिल-जुल के उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। कोई रीजनल पार्टीज़ में है, कोई नेशनल पार्टीज़ में है, कोई लोकल कास्ट वाली पार्टी में है अपने, कोई कहीं है। इस हिस्से में जाने के लिए वो टेक्नोलॉजी के नए टूल्स में, जो आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपनी उस 38% वाली लिमिट को बढ़ा के 46, 47, 45, 50 ये पार करना चाहते हैं। उनके टारगेट्स ये है और वो उसमें काफी हद तक रोज वो बढ़ रहे हैं तुलनात्मक रूप में दूसरों से। हम लोग उसमें गलतफहमी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं, जहां वो थे वहां तो वो है ही है, नई चीजों में बढ़ने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो थ्रेशोल्ड 50 का पार करना है। और इन सब चीजों का दूसरों से पहले वो इस्तेमाल करते हैं। एक ये भी चीज है, इस समय जो डिस्पेंसेशन है वो टेक्नोलॉजी को लेके, नॉलेज को लेके, जो कम्युनिकेशन की नॉलेज है, उसके पास चूंकि सब कुछ साधन भी है, धन भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और समाज का जो पढ़ा लिखा और एफ्लुएंट हिस्सा है वही उनका पॉलिटिकल बेस है, तो वो उन चीजों को दूसरों से बहुत पहले इस्तेमाल करते हैं हमेशा। मोदी जी राहुल गांधी से 8 साल पहले ट्विटर पे आ गए थे, या फेसबुक पर, उस पे सब पे फेसबुक पे 2008 में खासकर थे वो। 2014 का जो इलेक्शन है, वो तो आपको हमें याद है जी फेसबुक से जीता जी गया जी वो जी तो। जी, कई चीज वो झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन उस झूठ के पीछे एक सच भी नहीं, है। और ये भी इसमें सच है कि फेसबुक ने बाकायदा भाजपा को प्रायोरिटाइज किया, जी, इस पर तो बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव खबरें किया, छप चुकी हैं। उन्होंने खरीदा, समय खरीदा। खरीदा, हुँ, उनके लिए लोगों ने खरीदा। हुँ, उन्होंने सबसे पहले चरित्र निर्माण के लिए एक अमेरिकन एजेंसी हायर की। हुँ, वो उसको हायर करने में उन्होंने कहीं सामने से पैसा नहीं दिया, उनके लिए किसी ने पैसा दिया। उसे कभी प्रूव करना इतना आसान नहीं है जब तक बाहर की एजेंसीज वगैरह हमारी हेल्प न करे। तो ये सब उन्होंने सबसे पहले किया और इन टूल्स को सबसे पहले इस्तेमाल किया, और उसको बहुत बड़े पैमाने अपनी पार्टी चलाने के लिए इन टूल्स का वो उन्होंने जितने भी ऑफिसेस बनाए हैं पिछले 11 साल में। कांग्रेस 55-56 साल देश में हुकूमत में रही, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। उन्होंने 11 सालों में लगभग 600 शहरों में, 600 जनपदों में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बना लिए हैं, जमीन खरीद के, डेवलप करके, 10-10, 15-15 करोड़ के। और करीब 300 जगहों पे मुझे बताया गया कि आरएसएस के भी ऑफिस बन गए हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय ऑफिस समेत। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने करीब 50,000 करोड़ का खड़ा कर लिया इस दौरान। और हम देख रहे हैं कि एक पार्टी जो जिसपे ढेर सारे आरोप है और सब कुछ है, जब वो राहुल गांधी का बंगला छीना गया तो पता चला कि दिल्ली में उसके पास तो घर ही नहीं है। हुँ, फार्म हाउस है उनके खानदान के पास एक, हुँ, लेकिन दिल्ली में, कोई घर नहीं है। लुटियन दिल्ली में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास या गांधीज के पास एक कोठी नहीं है। वो लोग जो राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं। नहीं, राजकुमार नहीं, वो तो खुदा बताए गए हैं इस हाँ, देश के, और इतने आरोपों से बेचारे लदे फदे हैं थोड़े बहुत पैसे, ऐसे नहीं कोई भिखारी है वो। लेकिन एक ये फैक्ट है कि दिल्ली में जो कोठी वाले इलाके हुँ, हैं, हुँ, बड़े बड़े जो प्रमुख हैं, जहाँ जिसको 50 करोड़, 100 करोड़, पॉलिटिकल 80 दिल्ली करोड़ कहा जाता है। हाँ। चिदम्बरम के पास भी है, हुँ, कांग्रेस के तमाम नेताओं के पास है, हुँ, हरियाणा वगैरह के मुख्यमंत्री सबके पास कई हैं, एक दो नहीं। शीला जी के पास थी हुँ, और लोगों के पास है, लेकिन उनके पास नहीं थी। हुँ, तो ये हमें तब पता चला, लेकिन उन पर हमने इतने आरोप चस्पा कर रखे हुँ। हैं। और एक जमाने में ये सोशल मीडिया में तो मैं एक्सेप्टेड अगर आपकी फैक्ट, एक बात सेकंड, एक्सेप्टेड फैक्ट ये है कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे रईस महिला है। हुँ, ये आप हाँ, फैलाया गया है। हाँ, हुँ, एक्सेप्टेड है, हुँ, इसको हुँ। सब लोग मानते हैं कि ऐसा है, चौथी फैक्ट सबसे एक भी नहीं। हाँ,
तो वही तथ्य रहित समाज का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जी जिसमें फैक्ट्स नहीं है, जी अपने अपने फैक्ट्स हैं। जी तो इसमें मैं एंकरों पे वापस आ जाती हूँ जी कि जिन करोड़ों रुपए के पैकेजेस का मैं जिक्र कर रही जी हूँ, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, जी जी जिनको हम हो सकता है हम इन्हें मॉक करें, रिडिक्यूल करें, इनकी अहमियत ना समझें, इनसे कहें कि झूठे लोग हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घुस के जो चाहें, जब चाहें अपना काम करा सकते हैं। हम्म, इनके परिवारों में अगर आप लोगों को देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये तो एंकर हैं, इनको जो भी तनख्वाह मिलती है कानूनी तरीके से मिल रही है। लेकिन परिवार के बेशतर लोगों को बड़े-बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, परिवार के लोगों को पीएसयूज़ में डायरेक्टर्स और फलाँ पोज़ीशंस पे लाया जा पोस्टिंग्स रहा है, वगैरह मिलती पोस्टिंग्स मिल रही हैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंकरों की सत्ता है, उसको पिछले 1 साल में चुनौती नहीं मिली है? नहीं नहीं एंकरों का उपयोग है दरअसल, या जो भी हो, जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत से लोग बहुत सामान्य ज्ञान में भी बहुत पीछे हैं वो सब, लेकिन उस ज्ञान में वो बड़े प्रवीण हैं जो सरकार को चाहिए। जो आपने कहा कि उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम बाइनरी हुँ, पैदा करना, उससे रिलेटेड चीजों को करना, जो निर्देश आते हैं उनका अक्षरशः पालन करना, उन्हीं पर शाम की बहस करना, उन्हीं पे ट्वीट करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, हुँ, इसके लिए वो बिल्कुल डिवोटेड लोग हैं। वो उनका गुण है जो इस सत्ता को चाहिए, या किसी भी सत्ता को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के जमाने में भी बहुत सारे स्टार हैं जो उस समय की जैसा मीडिया था, लोगों ने उस समय बड़े बड़े एम्पायर उस समय भी और बनाए हैं। चापलूस भी होते थे उस वक़्त में सत्ता भी। जिसकी हुँ, भी रही, अंग्रेजों के जमाने में हुँ, भी लोगों ने बनाए हैं और मुगलों के जमाने में भी बनाए हैं। इस तरह के लोगों का तो हमेशा सत्ता की ओर एक ध्रुवीकरण रहता ही है, आदर्श तो कभी नहीं रहा। हमेशा उनका। हुँ, इस समय ये हो गया है कि एक तो एक ये जो टोली होती है जो सत्ता की ओर होती है हमेशा, एक ये है कि अब सत्ता विरोधी कोई रह नहीं सकता, उसके पास नौकरी नहीं हुँ, होगी। आप देखिए सारे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वगैरह पर हैं, ये वो लोग हैं जो मेरिटोरियस थे, हुँ, हैं, और वो इस दूसरे माध्यमों में अपने को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं, उनको नौकरी मिल नहीं सकती, उनको कोई नौकरी देने का रिस्क नहीं ले सकता। और उस टैंकर का भी आप ज़िक्र करेंगे जिन्होंने मोदी बोल दिया था तो चैनल से निकाल दिया गया था? अनेक घटनाएं हैं, उस पे हम लोग जाएंगे तो एक पूरा आपका प्रोग्राम ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो इस सचमुच में मेरिट जिनके पास है इस धंधे की, इस काम की, इसके नॉर्म्स वगैरह की, वो लोग नौकरी अब नहीं पा सकते। ये एक व्यवस्था इसके पहले इतनी सुदृढ़, उस जमाने में भी कुछ लोग टारगेट हुए हैं, लेकिन सारे लोग टारगेट हुए हो, सारे मीडिया को एक जैसा कर लिया गया हो, सबसे एक ही काम लिया जा रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कभी। ये अब हुआ आपको अपना उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में मेरा शुमार है, जी जो मैं मानती हूँ टेलीविज़न की जो गोल्डन जनरेशन है, जी यानी कि जी मुझे मेरे जैसे लोग उस वक़्त दाखिल हुए टीवी जी में, 25 साल पूरे हो गए, जी जी जब प्राइवेट टेलीविज़न शुरू हो रहा था। जी तो सही वक़्त पे सही करियर में दाखिल हुए। जी हालत ये है शीतल जी कि ये तो आप भूल जाइए कि किसी एम्प्लॉयमेंट की बात, आई एम अनएम्प्लॉयबल। मुझे नौकरी मतलब चैनल्स मेरे जैसे लोगों को टच नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और एक बेहतर समाज में मेरे जैसे लोग जिनकी फॉलोइंग है, जिन्होंने टीवी में 25 साल काम किया, स्क्रीन पर रहे 25 साल, इनको बाकायदा बिडिंग करनी चाहिए कि हम आपको इतने करोड़ देंगे और उतने करोड़ देंगे। लेकिन आज मेरे नाम पर कोई जी ट्वीट कर देती हूँ, कोई बात कह देती हूँ तो प्राइम टाइम डिस्कशन होता है। जी तो यानी मेरे जैसे लोगों को बाकायदा एक एनिमी बनाया गया। लेकिन एक सोच दूसरी है, मैं सवाल मेरा ये था, हम्म, सवाल ये था कि एक सोच ये है कि हिंदू-मुस्लिम ज़हर हम्म, समाज में कम हो रहा है और इसको इस पैमाने से ना मापा जाए कि बीजेपी कितने चुनाव जीत रही है। जो एक पीक था हिंदुत्व का, हिंदू-मुस्लिम फाशीवाद का, सोशल डिवीज़न का, उसका वो पीक अपने ढलान पर है। क्या आप सहमत हैं? नहीं बिल्कुल सहमत नहीं। ये ऐसा हो रहा है कि जो 35 साल से नीचे वाले लोग हैं उनके बहुमत में जहर है, और उसमें जो आर्थिक रूप से ज्यादा विपन्न है उनके भी बहुमत में ये जहर है, और काफी है। उसकी वजह क्या है कि जो कम्युनिकेशन का हमारा ये जो दायरा है, जो मैं कह रहा था सेग्रीगेशन, उनके पास वो सूचनाएं बिल्कुल नहीं है जिन सूचनाओं से वो थोड़े से सचेत नागरिक बन सके, तार्किक बन सके, और चीजों को समझ सके, सच्चाई उन तक पहुंचे। लेकिन उनके पास वो सारी सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं से वो राक्षस बन सकते हैं, और वो राक्षस बनते चले जा रहे हैं। वो सारे लोग जिनको आजादी के बारे में कुछ खास पता नहीं है, वो नेहरू गांधी किसी को भी गाली उनसे आप दिलवा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग, कभी कभी आप देखते हैं सड़क पे हमारे जो फील्ड रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, वो उनके सामने वो गांधी वादी को कुछ भी कह देते हैं। जब वो क्रॉस क्वेश्चन होता है कि आप जानते हैं, आपने कुछ पढ़ा है उनके बारे में, तो पता लगता है कि उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ, उनके हाथ में फोन आया, फोन में
ये माध्यम है कई, फेसबुक वगैरह और अन्य, इनमें वो भी गए, सब जैसे सब जा रहे हैं वो भी गए। वो पता नहीं किस रुचि से गए थे, उसमें सब तरह की चीजें हैं, और उसी में से उनको साथ साथ वो भी मिलना शुरू हुआ। तो उनकी जो भी पॉलिटिकल समझ या सामाजिक समझ बनी है वो इन माध्यमों ने बनाई है। और ये माध्यमों पर आप जानते हैं कि 99% मटेरियल जो है जनरेट हो रहा है जहर का। 1-1.5% जो हो रहा है वो भी सेग्रीगेटेड उस एरिया में ही जा रहा है जिस एरिया में पहले से लोगों को थोड़ी बहुत अवेकनिंग है या जो इस सरकार के खिलाफ है, वो वहां जा ही नहीं रहा है टारगेटेड एरिया में। इसमें ये भी तो खतरा है ना इस वाले में। तो आप और मैं, मेरे जैसे लोगों को ये कभी नहीं सुन पाएंगे। जानते नहीं है वो, आप ये भले मानते रहिए कि हम स्टार हैं। मैं आपको ऐसा सर्वे करके दे सकता हूं कि आपको जानते नहीं होंगे, और जिनको जानते हैं आप, कई इस तरह के डिस्कशंस हुए हैं। ये वाला तो बहुत होता है, अभी उर्मिलेश जी का 3 बजे होना है। हम सब लोग इसी पे बेचैन हैं, इसीलिए अपने अपनी तलाश करते रहते हैं। तो बात हो रही थी कि आप ध्रुव राठी जो है इसका तो मिलियंस में जाता है। कितना मिलियन जाता है? कहा 5-6 मिलियन तो चला जाता है उसका जब भी आता है, कभी कभी 10-11 भी हो चला जाता है उसका हो जाता है। मैंने कहा कि पवन सिंह का कोई गाने का आपको पता है कितना जाता है? वो यादव एक गाता है, दूसरा वो जो खेसारी लड़ा था, इसका पता है कुछ? 400 मिलियन जाता है। क्या गाता है वो? क्या गाता है और कितना जाता है? एक भाषा का है वो, भोजपुरी। बिल्कुल 400 मिलियन, 500 मिलियन जाता है वो, एक गाना। और एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब की बात हो रही है। नहीं, टोटल मान लीजिए 400-500 मिलियन। हम सब जितने हैं आरफा खानम जैसे सब मिलके पूरी जिंदगी में नहीं गए होंगे 500 मिलियन। हमारे सारे काम को आप कर लीजिए, तो आप देखिए उनकी ताकत। और वो खड़ा होके फिर बीजेपी के मंच पे गाना भी गा रहा है, और वो जीतने के बाद वो बुला लिया उन्होंने कि पवन सिंह भी गाएंगे, मनोज तिवारी भी गाएंगे, वो रवि भी गाएगा। ये सब मिलियंस जो है वहां एक तरफ है। लेकिन पत्रकारों का मुकाबला सिंगर्स से क्यों किया जाए? मैं एक बात बता रहा हूँ, ये अब संस्कृति है, कल्चरल स्पेस की हाँ, बात वो कर रहा हूं। 35% आदमी को ये वो गाने भी गा रहे हैं ना जो जिसमें नीतीश मोदी है, ये वो गाने भी गा रहे हैं 500 में। उनकी रीच की बात में कर रहा हूं, गाने नहीं है। नहीं, उससे तो भीड़ ला रहे हैं, उससे एक समर्थन ला रहे हैं। उसके बाद उन तक वो राजनीति पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ दंगाई विचारधारा पहुंचा रहे हैं। मुसलमान को मारने की भी बात वो साथ में करते हैं ना फिर उसके बाद। तो वो सब एक पैकेज है, लेकिन मैं उसकी रीच बता रहा हूं। इसी तरह से हजारों हजार लोग, एक दो नहीं, हजारों हजार लोग जहरीली रील बना रहे हैं विभिन्न भाषाओं में, तो जहर सभी भाषाओं में। यानी आप तो दिल तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जहर कम नहीं, मैं दिल को रख के क्या करूंगा, मेरा दिल छलनी है। मैं उसमें जबरदस्ती उस पे कहीं वो फेविकोल लगा के आपको खुश कर दूं, मुझे नहीं लग रहा। मैं अपने गांव में हूं, मेरे पास वहां जो भी आता है वो समझते हैं हम लोगों के पास थोड़ा सा कपड़ा लत्ता ठीक है, गाड़ी वाड़ी है, इतने से ही आदमी सोचता है कि ये सफल है कथित तौर पर। हमारे समाज में इतना ही बचा है, और सब बेरोजगार है एक तरफा से। और जो आते हैं वो यही तलाश में आते हैं, हमारे एक लड़के को लगवा दीजिए, आप तो वो कर सकते हैं, आपके कहने से हो जाएगा। गलतफहमी है, ज्यादातर इसमें आते हैं। लेकिन वैचारिक रूप से मैं अपने पूरे गांव में अकेला हूं, गांव में अकेले, शायद मैं घर में भी अकेला हूं। सोचिए आप, इतनी छोटी माइनॉरिटी। इसलिए कि मेरी पत्नी के पास भी जो दिन भर सामग्री आती है, जिसमें से कुछ वो कभी मेरे सामने ले आती है, आया ये आपने नहीं देखा, वो मैं वही पाता हूं। तो उसके पास भी जो 50-60 वीडियो आ रहे हैं जिसमें मेरी भी कोई क्लिप आ जाती है, वो कभी दिखाती है ये आपका इस पे आया है। लेकिन उसके पास जो 60 आ रही है उसमें 58 क्लिप वो आ रही हैं जो आदमी को जहरीला बना रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारे सूचना के जितने सोर्स हो सकते थे, क्वांटिटी और इसके अलावा जितने सोर्सेज हो सकते थे, जितने पाइप्स थे, उन सब पे कैप्स लगे हुए हैं कि सूचना। मैं आपको बताती हूँ ये सोच कहाँ से आई, जो मैंने आपके से सवाल पूछा। सोच ये आई कि दुनिया भर में एक बड़ी तब्दीली हो रही है,
फिलिस्तीन का एक उदाहरण आया कि देखिए आप किस तरह से एक फिलिस्तीन जहां हजारों मासूम नागरिकों की हत्या की गई, लेकिन इन्हीं 2 सालों के दौरान जब एक टेलीवाइज्ड जेनोसाइड हमने देखा अपनी स्क्रीन पर, तो पूरी दुनिया को बदल दिया उसने। और पूरी दुनिया का जो एक पब्लिक ओपिनियन का स्पेस था वो इस कदर बदला कि यूरोप के ज्यादातर देशों ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दिया। अमेरिका में देखिए जोहरान ममदानी जीत गए न्यूयॉर्क में। तो इससे लोग आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि ये जायोनिज्म का अंत नजदीक है, क्योंकि जिस तरह से पूरा और खासकर ये उस जनरेशन की बात है जिसे हम जेन जी कहते हैं। तो ये बात ये हो रही थी कि जायोनिज्म का अंत नजदीक है। और इसी तरह से जो भी धर्म की राजनीति है, चाहे वो इस्लामवाद हो या फिर यहाँ पर हम देखें भारत में जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदूवाद, कि इसका भी ढलान चल रहा है। और इस ढलान के लिए बहुत जरूरी है कि सूचना के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, उन पर बेहतर लोग तक सूचना पहुंचाएं। लेकिन आप ये ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं कि एंकर्स इररिलेवेंट हो रहे हैं या हिंदू मुस्लिम नफरत कम हो रही है या हिंदुत्व का कोई ढलान हो रहा है। देखिए, जो आपने फिर वो धारा बताई, फिर वही बात है उसमें। ममदानी न्यूयॉर्क में जीत गए, लेकिन न्यूयॉर्क छोड़ के 100 किलोमीटर बाद जब वो जाएंगे तो नहीं जीतेंगे। वो जो राइट विंग वहां भी है वो उसी तरह से सोच रहा है। इंफॉर्मेशन दो तरह से आ रही है सब जगह। लेकिन न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी है इजराइल हाँ के हाँ, बाद। ठीक है। देखिए, अभी हिंदू समाज में भी एक बड़ा हिस्सा तो निश्चित तौर पर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, उसी को तो वो टारगेट कर रहे हैं। अभी एक बड़ा हिस्सा है, अभी मतलब एक अच्छा साइजेबल हिस्सा है। ऐसा ही साइजेबल हिस्सा क्रिश्चियंस में भी है, यहूदियों में भी है, बल्कि उन लोगों में तो पहले से था। नोम चॉम्स्की भी यहूदी है। तो बहुत सारे तमाम इस तरह के सोचने समझने वाले यहूदी रहे हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टियों में ब्राह्मण दिखते हैं हमें, सब ब्राह्मण इसका नेतृत्व है। वो इसलिए है कि नॉलेज जो थी, क्योंकि हमारे यहाँ सेग्रीगेटेड थी, ऊपर ही ऊपर थी नॉलेज। तो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में से अपर कास्ट उनकी हो या हिंदू कम्युनिटी में से अपर कास्ट, जब नॉलेज उनके पास ही थी, अच्छी और बुरी दोनों, समाज के दोनों तरफ की नॉलेज उनके पास थी, तो उसमें से कुछ लोगों ने प्रोग्रेसिव नॉलेज भी अडॉप्ट की और बहुत सारे लोगों ने परंपरागत नॉलेज, जैसा कि किसी भी समाज में होता है, ज्यादातर लोग तो परंपरा में जाते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो प्रोग्रेसिव, हर युग में ऐसा हुआ है। तो वो उसमें से पहले उसमें से आए। वो सिर्फ इसलिए है, वो कोई षड्यंत्र नहीं है, जैसा कि बहुत से दलित चिंतक और वो सब जो कास्ट के आधार पर चीजों को आप ये कह रहे हैं एनालाइज कि करना एक चाहते हैं। जातिवादी समाज में जो पढ़ने का अधिकार था वो उच्च जातियों को मिला, और उन्हीं उच्च जातियों में पहले हाँ, उन उच्च जातियों में कुछ ने प्रोग्रेसिव रास्ता अपनाया, हाँ, और कुछ जो है वो अंधेरी गली में चले गए। सैकड़ों साल में जो लड़ाई हुई, तो ये क्यों हुआ कि तमाम राजा ही विद्रोही बने। बुद्ध एक राजघराने से थे, विश्वामित्र एक राजघराने के ही से जुड़े हुए सज्जन थे। यानी जिन लोगों ने अतीत में भी इन चीजों पर एक दूसरा पक्ष रखा है, उन सब तक नॉलेज का कुछ हिस्सा किरण पहुंची थी, जिस समाज तक आपने पहुंचने ही नहीं दी। तो इसीलिए मैं फिर वहीं आ जा रहा हूं कि इस समय के 35 वर्ष तक की आबादी के बहुमत हिस्से के पास नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की वो रोशनी जाने ही नहीं दी जा रही है। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये समझ रही हूँ मैं आप जो कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये पूरा जो ट्रांसपेरेंसी का पूरा जो बिजनेस है, इसमें मैंने कहा कि तमाम तरह की जो नालियां बंद की गई हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई खबर नहीं आ सकती। देखिए, इस सरकार ने तो आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ दीजिए, मंत्रियों के कार्यालय में किसी के भी जाने पे प्रतिबंध है। अब तो जब तक वहां से आप, पहले क्या होता था, सब विजिट करते, जिनके पास वो गृह मंत्रालय वाला पास होता था, वो पास वाले जो लोग सदन वगैरह कवर करते थे, वो लोग उस पास से जाते थे, बहुत सारे अफसरों वगैरह से मिलते थे, मंत्रियों वगैरह से भी मिल लेते थे, किसी को लॉबी में पकड़ लेते थे, किसी से वहां कर लेते थे, सेंट्रल हॉल होता था। ये सब तो खत्म हो गया ना, ये सब इन्होंने बंद कर दिया। ये इन्होंने पहले गुजरात में ये सब किया। ये टीम जो है, ये बहुत इस मामले में, मैंने जैसे कहा कि दूसरों से बहुत ज्यादा आगे की चीजों को इस्तेमाल करती है। और मेरा ख्याल है दुनिया भर में इस तरह की सत्ताएं जैसा अपने इर्द गिर्द जो काम किया करती, इन्होंने सब बहाने बंद कर दिए। अब प्राइवी नहीं है कोई सूचनाओं का। हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि कल उत्तर प्रदेश में जो प्रेसिडेंट चुना गया है बीजेपी का, जो बीजेपी के हम जिन सबको समझते हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं के लिए रोज ट्वीट करते हैं, उन्हीं के लिए टेलीविजन चैनलों में लोगों से झगड़ा करते हैं और वही लिखते हैं, उसी पे जिंदा हैं, उनको भी नहीं पता था।
सब इधर उधर कर रहे थे, ये हो सकता है वो हो सकता है बता रहे थे, कोई ऐसा कंफर्म नहीं था कि ये होगा, किसी को नहीं पता होता। इस समय जो कुछ भी इस दौर में तय होता, मंत्रियों को नहीं पता होता, कैबिनेट मंत्रियों वगैरह को, आप तो वहां से नोटबंदी से सोचिए, आरबीआई के किसी को नहीं किसी पता, को नहीं सबसे पता। बाद में दस्तखत कराए गए। ये दौर बिल्कुल अलग है। तो ये लोग जो कहते हैं सत्ता के नजदीक हैं, सब कुछ जानते हैं, इनको भी कुछ नहीं ये पता? सिर्फ इतने नजदीक हैं हाँ। कि अपने लिए कुछ मांग ले, हस्बैंड को कोई पोस्ट करा ले, अच्छी जगह एंकर हो लड़की, या कोई पुरुष एंकर हो, अपनी बीवी को कहीं नौकरी दिलवा ले रहा हो, या कोई एनजीओ वगैरह का कुछ पैसा दिलवा दे रहा हो, पैसे ले सकते, दलाली के पैसे जिसे आप कह सकती हैं। तो ये अब इस दौर के दलाल हैं, अपनी कीमत जितनी उधर से, और वो भी समझते हैं कि दलाल है, इनको छिड़क दो, तो वो छिड़क दे रहे हैं। बस इतनी ही ताकत है। इतना ही रोल है, सूचनाओं पर कोई प्राइवी नहीं है। नहीं है। मैं अब आ जाती हूँ ऑल्टरनेट मीडिया जी। पर, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। जी। आपने सत्य हिंदी की स्थापना की, जी। मैं वायर का हिस्सा रही, अब जी। अपना ये मैंने अपना भी ऑर्गेनाइजेशन जी। शुरू किया है, जी। प्लेटफॉर्म। मुझे बताइए कि क्या हम और आप एक तरह की खाम ख्याली में पूरी उम्र गुजार दे रहे हैं? 11 साल एक इंसान की जिंदगी में बहुत लंबा वक्त होता है, एक जी। देश की जिंदगी में तो नहीं, एक नेशन की जी। लाइफ में तो जी, नहीं, अब 12वां आ गया है। 12वां साल, लेकिन एक इंसान की जिंदगी और एक पत्रकार की प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी इंसान की प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत बड़े होते हैं 11-12 साल। मुझे बताइए, हम और आप जो ये काम कर रहे हैं, इसका असर क्या है? इसका असर अभी तो वही है जो एकदम हमारा ख्याल जिन पे भले ही ना हो, लेकिन हमसे मिलता जुलता ख्याल जिनके पास है, हम उन्हीं तक जा पा रहे हैं। हम उस पूरे बड़े हिस्से से टेक्नोलॉजी के जरिए छांट दिए गए हैं। हमारी रीच, हमारी आवाज, हमारा काम, जिस हिस्से में अगर हमारी बात पहुंचती तो शायद कुछ चीजें अफर्मेटिव होती, लेकिन हम बांट दिए गए कि हम यहीं तक जा सकते हैं, वहां तक हम जा नहीं सकते। और उस तक जाने के लिए, चूंकि ये सब जो माध्यम अब नए टेक्नोलॉजी के विकास से आ रहे हैं, ये बहुत बड़े पैसे से आते हैं। अब फेसबुक या इस तरह की कोई चीज बनाना, हम में से, जैसे हम लोग सत्य हिंदी तो बना सकते थे, लेकिन हम फेसबुक बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। जरूरत फेसबुक बनाने की है। लेकिन actually। मार्केट स्पेस भी लोग बना रहे हैं, मार्केट प्लेस भी बना रहे हैं कि अपनी फिल्में हम इस स्पेस पे हम रिलीज करेंगे, न्यूज के लिए ना सही, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए तो नए नए वो प्लेटफॉर्म्स बन बहुत रहे हैं। छोटा एरिया है। अच्छा। फिर उस फिल्म का आप देख लीजिए कि कितने दर्शकों से रीच उनका कितनी बजट हुई? निकल जाता है, बहुत छोटा होता है वो। आप देखते हैं आजकल तो 3 दिन में वो फिल्म का पैसा निकाल लेते हैं। तो वो उसको बहुत तरह से, वो मार्केटिंग के गिमिक्स हैं, उस पर बिल्कुल मत जाइए। लेकिन ये जान लीजिए, इस टेक्नोलॉजी में उल्टा इसको सोचना हमें पड़ेगा कि ये हमें कहां कहां से रोक रहा है। तो वो कहेंगे कि भाई यूट्यूब तो फ्री स्पेस है, इसमें मोदी जी का क्या काम हुआ कहने है? की बात है ये फ्री स्पेस, बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब में। आपको, आप आज चुनाव आयोग पर कुछ भी करके देखिए, आपकी रीच ही नहीं, बंद कर देगा। चुनाव आयोग पर कुछ भी करके यूट्यूब पे देख लीजिए आप। अच्छा। 10 लोग कम से कम मुझे यूट्यूबर अपने बता चुके हैं कि चुनाव आयोग पर उन्होंने ये किया तो वार्निंग आ गई, या हटा दिया गया, या उसकी रीच ही नहीं हुई, 3 आदमी देख रहे थे। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। जिनको वो चाहे। और आप देखते हैं बहुत सारे तो वीडियोस, तो बीबीसी का वीडियो आया ही नहीं इंडिया में, वो जो एक था मोदी जी पर, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई तो गई हाँ, थी। तो जाहिर है आप जो चीज कर पाएंगे वही करने पाएंगे, बहुत चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक तरह का ध्रुवीकरण जो समाज में है, वैसा ही हमारी मीडिया में नजर आता है। सबने अपने अपने खंबे पकड़ लिए हैं। एक खंबा है मुख्यधारा का, जिसमें टीवी है, अखबार का स्पेस है, और वो सीधे तौर पर सुबह शाम वंदना करता है, मोदी वंदना करता है, शाह वंदना करता है। आरएसएस की तमाम जो आइडियोलॉजी है, उसके एक तरह से फुट सोल्जर्स बने हुए हैं। नहीं, वेपनाइज हो गया है वो उनकी ओर से हथियार चला रहा है जनता के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ का जो स्पेस है, उसको लेकर भी कई तरह की आलोचना और तनकीद है। जायज आलोचना। वो ये है कि ऑपोजिशन के चीयर लीडर्स बन गए हैं कुछ लोग, लेकिन इसको लेकर यूट्यूब के जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट बहुत सेंसिटिव हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमें अपना जमीर ही बेचना होता तो हम तो बड़ी पार्टी को जमीर बेचते, अगर हम बिकाऊ होते। ठीक है, वो ये सब कहते हैं, लेकिन वो एक दूसरी जगह जमीर बेच रहे हैं, वो है व्यूज। वो व्यूज के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो व्यूज के लिए नीतीश कुमार को 15 बार लालू यादव से मिलवा चुके हैं। वो जाने कितनी बार नायडू को विद्रोही बता चुके हैं। वो जाने कितनी बार मोदी को चुनाव हरा चुके हैं। वो जाने कितनी बार अमित शाह के बारे में पता नहीं क्या। और जबकि जैसा मैंने आपको बताया, कोई प्राइवी ही नहीं है इस सरकार के बारे में, किसी को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं और क्या सोचते हैं और क्या क्या नहीं करते।
वो सिर्फ कुछ सूचनाएं जो बाहर आती हैं, जिसके बहुत सारे दूसरे कारण हैं, उनकी सूचनाओं के आधार पर सब गढ़ंत और झूठ चलाते हैं। वो बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये जो छोटा मोटा स्पेस बचा हुआ था, जिसमें कुछ बात कहने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से इस देश में लोकतंत्र की सांस जिंदा थी, वो दरअसल वायु प्रदूषण है। लोग क्यों और देख वो AQI बिगाड़ रहे हैं डेमोक्रेसी और सच का। लोग क्यों देख रहे हैं? लोग तो परेशान हैं। मैंने बताया कि 20% अकलियत इस सारी तकलीफ को झेल रही है, वही लिंच हो रही, वही मारी जा रही, वो बेचैन है, वो इसमें तलाशती है अपने लिए सुकून। उस सुकून में सच से भरने की जगह ये झूठ से भर रहे हैं, उसको एक झूठा संतोष दे रहे हैं और ये उस पे जी रहे हैं। ये भी परजीवी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या हो रहा है कि वो जो थोड़े से लोग सचमुच में एथिक्स, नॉर्म्स और जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, जिन्होंने जो कुछ सीखा था उनको वहां काम नहीं करने दिया जा रहा, तो यहां काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो ये जो दूसरी वाली भीड़ है वो ढकेल के व्यूज की ओर ले जा रही है और वो सब खराब कर रही है। ऐसे थंबनेल्स लग रहे हैं हजारों, जो झूठे हैं, एकदम झूठे हैं, नितांत झूठे हैं, और अंदर भी बहुत कुछ उसमें झूठा ही होता है, कुछ होता नहीं है। और थंबनेल के बाद स्पेकुलेटिव और आप मिस्टीरियस इस तरह की खबरें कि मोदी और ने शाह को काल्पनिक। बुलाया और दोनों की जोड़ी टूट रही है, मोदी शाह की जोड़ी टूट हाँ रही है, योगी ने आके उस पे तीनों का हाँ। कान फूसी में कुछ कह दिया, अब इस जैसे तरह की हिरेन खबरें। जोशी पे एक खबर आई थी, मैंने भी लिखी 2-3 पोस्टें, लेकिन द मोमेंट मुझे पता लगा कि नहीं वो अपने दफ्तर में बैठे हैं, उधर से ट्वीट आना शुरू हुए, तुरंत स्वीकार करिए भाई। एक फैक्ट आया उसमें, आप अब जो कलाकार है वो स्वीकार नहीं, वो फिर एक और झूठी खबर बना के शाम को बेच लेंगे, क्योंकि वो बिक रहा होता है उस समय। ये बहुत गलत है और कुछ लाख व्यूज और बहुत बार हम लोगों से गलती हो जाती है, गलत सूचनाएं आ जाती है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसको डाल देते हैं फेसबुक पे या इस पे उस पे। तो अगर आपको पता लगे तो हटाइए उसको तुरंत। व्यूज के अलावा मुझे बताइए कि क्या ऑपोजिशन ने भी अपने कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे लोग जिनको मुझे नहीं पता कि आर्थिक सपोर्ट मिलता है या नहीं, लेकिन क्या कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं नहीं, बिल्कुल मिलता है और बहुत बेईमानी होती है उसमें, बहुत तरह की। हमें पता चला था एक कांग्रेस का एक ग्रुप जो है, एक जमाने में छत्तीसगढ़ की सरकार से रिलेटेड कोई सज्जन थे, उन लोगों ने हम लोगों को भी संपर्क किया था। अच्छा। तो हमारे यहाँ सीधे कह दिया गया कि हमारा एक तरीका है हमें जो हमारे चैनल को सपोर्ट करने का, वो एक कानूनी तरीका है, उसी तरीके से हम कोई सपोर्ट किसी से ले सकते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट हम नहीं लेते या किसी इस तरह के उससे हम नहीं लेते। इंडिविजुअल्स कोई हमें हमारे सब्सक्राइबर बन के जो दे सकते हैं वही हमारा है, या यूट्यूब या जिनसे जो लेजिटमेट हमारे पास तरीके हैं, या हम अपने पैसे उसमें डालते हैं, और हमारे पास कोई वे आउट नहीं है। आप इसको गलत मानते हैं लेकिन? नहीं, क्योंकि कहा हम जा ये रहा है कह रहे हैं कि उनके दूसरों पास, ने भी प्रयास किए मैं ये थे। कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऑपोजिशन कुछ लोगों को अपने नजदीक लाना चाहता है या अपनी तरह की बात कहलवाना हाँ, चाहता है, तो इसे भी आप लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं? वो तरीका गलत है। हमें हमारा काम हम हमारी अपनी विल से करने दीजिए, हमारी विल मत खरीदिए, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो। अब आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना जी, चाहती हूँ। एक बात तो ये है कि आम जनता, जी, अभी हमारे चैनल के व्यूअर्स देख रहे होंगे जी। आपको, और जिस बेचैनी का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो 20 करोड़ मुसलमानों में तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी नहीं, सिर्फ हैं। 20 करोड़ मुसलमानों में नहीं है, सिख हमारे जी। डायस्पोरा में पूरी है, क्रिश्चियंस में है, आदिवासियों में है, दलितों में या है, हर तरह के लिबरल लोग अम्बेडकराइट्स, और हर तरह के लिबरल, लिबरल लोग हैं। डेमोक्रेटिक, हाँ। लोकतंत्र में पैदा हुए, बढ़े, पले बढ़े, हम सब में है। कि ये वो क्या चीज हो है, रहा है। तो निश्चित उनको तौर पर। क्या आप बताना चाहते हैं? क्या वो भी सिर्फ़ एक कुएँ की आवाज़ की तरह हमें और आपको सुनते रहें और खुश होते रहें कि उसमें 2 सिर्फ लोग एक तो ऐसे सिंपल बचे हैं? चीज है, हर दौर का निजाम अवाम में डिवीजन चाहता है। अवाम की जरूरत यह है कि वो कभी डिवीजन से लड़े, वो यूनाइट हो, वो हर तरह के डिवीजन का विरोध करे। हर जमाने में अवाम के इंटरेस्ट में यह है और सत्ता के इंटरेस्ट में डिवीजन है। यह सिंपल चीज समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अपनी सूचना के लिए वो क्या करें? क्या देखें? क्या करें? बहुत कठिन सवाल है, इमीडिएट मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी उन संस्थानों पर उन व्यक्तियों पर भी कर सकते हैं, आप जैसे तमाम हैं, जिनके काम पे वो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है, जैसे वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, न्यूज लॉन्ड्री है, हम लोग सत्य हिंदी में कर रहे हैं, जो ऐप बेस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने ऐप पे वो अपने मन से इंटरनेट पे है, इंटरनेट की फीस चुका रहे हैं और चल रहे हैं। अभी उन पे सीधा नियंत्रण उस तरह का नहीं है जैसा
यूट्यूब के मैनेजमेंट से किया जा सकता है, फेसबुक के मैनेजमेंट मेटा या गूगल पे किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट पे जो आदमी अपना ऐप लेके आ रहा है, ऐप जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, बिल्कुल। आजकल सभी दुनिया जी, में, जी, अब जी, तो जी। इवन टाइम्स ऑफ पेड इंडिया भी, ऐप्स हैं, हाँ, हाँ। हाँ, जो जिसका आप पैसा चुका रहे, आपको देखिए पैसा देना पड़ेगा। हुँ, अगर आप खबर पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी छोटी-मोटी जो भी है कीमत कुछ देनी क्योंकि जो पड़ेगी। कीमत दे रहा है जो वही पढ़ कीमत आप, दीजिएगा। हाँ, नहीं हाँ, तो सरकार कीमत देगी तो कम सरकार की खबर आप पढ़ेंगे। ये बहुत तो बेहतरीन एक आपने बात कही सीधी-सी है। बात समझ लीजिए कि किसकी कीमत कौन दे रहा है, जो आपके पास सूचना का स्रोत है, हू इज़ पेइंग फॉर दैट? उसी की खबर चलेगी। अब निश्चित। बिल्कुल ये बताइए आखिरी बात मुझे कि मेरे जैसे लोग, मैं भी कभी दिशा की तलाश करती हूँ। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तब मैंने कहा कि भई 65% वो लोग जो अभी भी भारत के जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें यकीन रखते हैं। वो लोग जो लोकतंत्र और संविधान की परवाह करते हैं, मैंने उनके लिए ये चैनल शुरू किया और आपने ठीक खुद कहा कि एक तरह का बिखराव है। है। जी, तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे बन सकें जिन्हें जहाँ इन लोगों को नज़दीक लाया जा सके। जी। पहली बात तो दिल से दिल को राहत होती है। जब कमेंट सेक्शन में लोग देखते हैं कि जी, हमारी तरह के भी लोग जी, हैं, जी। तो लगता है कि मैं अकेला दीवाना नहीं हूँ, नहीं, मेरे ठीक जैसे बात और भी दीवाने है। हैं। जी, जी। तो एक तरह की राहत होती है, उन बेचैनियों को कुछ करार आता है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरे जैसे लोग भी, यंग जो पॉपुलेशन है, जो 35 साल के अंडर आप लोगों की बात कर रहे हैं, उनको कैसे लेकर आएँ प्लेटफ़ॉर्म्स पर? बहुत कठिन सवाल है, और जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं सारी दुनिया में। हम लोग अभी बीच में यूएस गए थे, 1 महीना करीब हम लोग रहे वहाँ। इसके पहले भी मैं और वो गए थे आनंद, और हम लोग उस समय भी 15-20 दिन थे। मैं व्यापार के सिलसिले में 20 साल में पत्रकारिता छोड़ के थोड़ा फैमिली बिज़नेस है हमारा, उस सब में मैंने अपने को रखा था, तो बाहर जाने का मौका मिलता था, एक्सपोर्ट का ही काम था, तो बहुत लोगों से बातचीत होती है। अब इसका टेक्नोलॉजी उत्तर दे सकती है, इसमें काम हो रहा है दुनिया में। मानवता सिर्फ हम ही लोग बेचैन हुँ, नहीं है। ये जो सवाल पैदा भारत पे हुआ है, ये सारी दुनिया में इस समय पैदा हुँ, हो हुँ, चुका है, और इसके उत्तर दूसरे हैं, मैं उस पे हुँ, आपका कार्यक्रम का समय नहीं लूंगा, लेकिन इसके उत्तर तलाशने की हुँ, कोशिश मानवता कर रही है। कुछ ऐसे माध्यम हैं जिन पे बात करने से आदमी सोचता है कि शायद इसको टेप न किया जा रहा हो, शायद इसको अभी भेद न पाए हो, लेकिन फिर वो भेद लेते हैं, फिर दूसरा बनता है। तो ये एक कशमकश है, जारी है। अभी इमीडिएट मेरे पास सिर्फ इतना ही आंसर है कि हम जितना हो सके, जो कर सके, जो इस लेवल पे पहुंच जाए, हुँ, वो ऐप बेस हो जाए तुरंत, हुँ, और अपने ऐप को फिर लोगों में, और लोग लोग उन ऐप्स को सपोर्ट करें। हुँ, मतलब उसमें कुछ बहुत नहीं लगता, बहुत छोटे पैसे मांगते हैं सब जिंदा हुँ, रहने के लिए, लेकिन कम से कम उनको ये होगा कि इस ये खबर सरकार के दबाव से नहीं आई है, या किसी विपक्षी हुँ, नेता ने खरीद के नहीं चलवाई है। ये खबर उस पत्रकार की योग्यता पर, क्षमता पर, काबिलियत पर कम से कम सच ढूंढने की कोशिश करती हुई है, जी, या ये विश्लेषण जो है, इसमें वो कोशिश कर रहा है कि चीजों को जैसी है, हुँ, जैसा वो समझ पा रहा है, हुँ, वो आपके सामने रखे। बिल्कुल। इतनी ईमानदारी वहां होगी। बची रहनी चाहिए। तो जी, जैसे क न्यूज़ लॉन्ड्री का भी स्लोगन है, अच्छा लगता है मुझे कि जी, आपके खर्चे पर आज़ाद है खबरें। बिल्कुल। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल जी, अरे आप आए स्टूडियो में, आपने इस चर्चा में भाग लिया। जी। आपकी बातों से कभी नाउम्मीदी, कभी उम्मीद, एक तरह से पूरा ये डिस्कशन इस तरह चलता रहा। मुझे लगता है इसी तरह से जीवन की धारा भी है। कठिन है, जो चीज़ें कठिन उनको कठिन बताना पड़ेगा। सरल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच को अब झूठा बता दें तो कोई फ़ायदा नहीं। शुक्रिया।